जो भी ये क्वेश्चन लेकर आया है इसमें क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप क्यू, मतलब टॉप में क्यू होगा और फिर वर्टिकल टावर पी क्यू। एक वर्टिकल टावर है पी क्यू, एक वर्टिकल टावर है, ये टावर है और टॉप में क्यू है, यानी ये क्यू होगा, ये पी होगा, वर्टिकल टावर है पी क्यू। ठीक है, कहता है कि क्यू से एंगल ऑफ एलिवेशन जो क्यू का है वो 60 डिग्री है अगर ग्राउंड पर किसी पॉइंट से उसको देखा जाए। तो ये ग्राउंड हो गया, ये हमारा ग्राउंड हो गया। ठीक है, ग्राउंड पर एक पॉइंट हमने एक्स ले लिया, ग्राउंड पर एक पॉइंट हमने, चलो यहाँ लेते हैं, इस पॉइंट को एक्स ले लिया, ग्राउंड के ऊपर एक पॉइंट एक्स ले लिए। कहता है कि इस पॉइंट एक्स से आप टॉप ऑफ द टावर को देखिए। टॉप ऑफ द टावर क्या है, क्यू को देखिए। इस क्यू का एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है, यानी यहाँ पर हमारा आँख है, यहाँ से देख रहे हैं इसको, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। ये हमारा हॉरिजेंटल लाइन हो गया आई के लिए, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना कहता है, 60 डिग्री है। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया, 60 डिग्री। जब हम इस पॉइंट से टावर के टॉप को देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। फिर कहता है एट ए पॉइंट वाई, एक और पॉइंट आप लीजिए वाई, 40 मीटर वर्टिकली एबव एक्स, यानी एक्स से वर्टिकली 40 मीटर एबव, ये हॉरिजेंटली नहीं, एक्स से वर्टिकली 40 मीटर ऊपर लेना है। तो एक्स से वर्टिकली हमने ले लिया 40 मीटर, ये पॉइंट है हमारा वाई, ये पॉइंट हो गया वाई। ठीक है, तो कहता है एट ए पॉइंट वाई 40 मीटर वर्टिकली अबव एक्स द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 45। तो कहता है इस वाई पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा इस क्यू का, वो होगा आपका 45 डिग्री। तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनाना है तो हमको हॉरिजेंटल लाइन चाहिए, जहाँ भी आई होगा, यहाँ तो हॉरिजेंटल लाइन बना हुआ था ग्राउंड का, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तो नहीं है बना हुआ, तो हमको बनाना पड़ेगा। ये एक हॉरिजेंटल लाइन हमने खींच दिया। अब एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, ठीक है, अब वाई से हमने देखा तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया 45 डिग्री। एक एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री हो गया जब हम इस x से इस q को देखें, तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 हुआ और x से 40 मीटर ऊपर चले गए, एक पॉइंट y लिए, वहाँ से जब हम देख रहे हैं q को तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है 45 डिग्री है। तो ये बन गया डायग्राम। अब जब डायग्राम बन गया तो कोई दिक्कत नहीं, इस तरह का डायग्राम पहले भी बन चुका है, सेम डायग्राम है तो बनाने का तरीका भी सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब कहता है कि फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो ये जो टावर है ना, इसके हाइट को पता करने के लिए कह रहा है, इसके हाइट को। तो इसके हाइट को हम मान लेते हैं, चलो इसके हाइट को हम जो है, इसमें एक्स वाई तो माने हुए है, पी माने हुए है, चलो तो हम हाइट को इस डिस्टेंस को हम लोग ए मान लेते हैं और इस हाइट के को हम लोग बी मान लेते हैं। ठीक है, बी हो गया। हाइट ऑफ द टावर हमने बी मान लिया, पी क्यू है हाइट ऑफ द टावर, तो पी क्यू हो गया हमारा बी, है ना, पी क्यू इक्वल टू बी मान लिए। और एक्स पी इक्वल टू यहाँ पर दे देते हैं एक्स वाई, चलो यहाँ जेड दे देते हैं। ठीक है, तो एक्स पी और एक्स जेड बराबर हो गया क्योंकि रेक्टेंगल है। ये कितना है, ए मान लिया, तो ये भी ए हो जाएगा, ये ए हो गया। अब एक्स वाई कितना है, एक्स वाई है ये 40 मीटर दिया हुआ है, तो ये भी तो 40 मीटर हो जाएगा। ये जब 40 है तो ये भी 40 हो जाएगा, 40 मीटर, क्योंकि ये रेक्टेंगल का हिस्सा है, पैरेलल लाइंस है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट साइड है। तो एक्स पी इक्वल टू पी जेड, ये हो गया 40 मीटर। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक हमने बी मान लिया है,
पी क्यू को हमने बी मान लिया है, तो ये क्यू जेड कितना हो जाएगा, क्यू जेड हो जाएगा बी, हो जाएगा बी माइनस 40, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 40 है और टोटल बी है, तो ये हो जाएगा बी माइनस 40। तो क्यू जेड हो गया हमारा बी माइनस 40। तो ये सारे हमारे पास सब कुछ मिल गया। अब देखिए ए यहाँ भी है, ए यहाँ भी है, दोनों ट्रायंगल से हम ए का वैल्यू निकाल लेंगे, इक्वल हो जाएगा, अपने आप बी का वैल्यू निकल जाएगा। हाइट ऑफ द टावर कितना मान लिए हैं, हाइट ऑफ द टावर मान लिए हैं बी, यही ना है हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर मान लिए हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे, इन राइट एंगल ट्रायंगल वाई जेड क्यू, वाई जेड क्यू, तो ये 45 है, इसके लिए ये होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये होगा बेस, यानी 10 ले लेंगे, ठीक है। तो 10 45 पी वाई क्यू, इसके लिए पी क्यों ना होगा क्यू जेड, बेस क्या होगा वाई जेड, ठीक है, वाई जेड। 10 45 कितना होता है 1 होता है, क्यू जेड कितना है हमारे पास बी माइनस 40, और वाई जेड कितना है ए है, तो ए इक्वल टू कितना हो गया बी माइनस 40, एक इक्वेशन ये हो गया। दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल है हमारे पास एक्स पी क्यू, इन राइट एंगल ट्रायंगल एक्स पी क्यू 60 है, ये 10 60, क्योंकि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और बेस है, तो हम लोग 10 60 लेंगे, ठीक है। तो 10 60 परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा क्यू पी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा क्यू पी, और बेस क्या हो जाएगा एक्स पी। 10 60 का वैल्यू कितना होता है √3, क्यू पी कितना मान लिए हैं बी मान लिए हैं, और एक्स पी कितना है ए है, तो इधर से भी आ गया ए, यहाँ आ जाएगा, तो √3 यहाँ चला जाएगा, b बाय √3, ए इक्वेशन 2 हो गया। अब देखिए ए का वैल्यू ये भी है, ए का वैल्यू ये भी है, तो इक्वल होगा कि नहीं, तो दोनों इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो जरा क्वेश्चन को थोड़ा मिटा देंगे तब बन जाएगा, जगह की कमी है। तो अब हम लोग क्या करेंगे 10, अब ये और ये इक्वल हो जाएगा, 10 b माइनस 40 इक्वल टू बी बाय √3, ठीक है। b वाले को एक साइड ले आते हैं, b माइनस बी बाय √3 इक्वल टू 40, फिर b हम कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा 1 माइनस 1 बाय √3 इक्वल टू 40, फिर इसको कैलकुलेट करेंगे हम लोग b, तो ये कितना आ जाएगा √3 माइनस 1 बाय √3 इक्वल टू 40, यह आ जाएगा b इक्वल टू 40 इंटू √3, अब मल्टीप्लाई आ जाएगा और ये नीचे आ जाएगा √3 माइनस 1, ठीक है। ये हमारा कैलकुलेशन आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब इसको हटा देते हैं सबको, ठीक है। अब यह √3 माइनस 1 नीचे आ गया ना, इसको कैसे कैलकुलेट करें, 40 √3, तो इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं √3 प्लस 1, नीचे भी कर देते हैं √3 प्लस 1, √3 माइनस 1 है, गुना कर देंगे √3 प्लस 1 से, है ना। रैशनल नंबर में पढ़ाए थे, इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 40 √3 प्लस 1, और नीचे क्या हो जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, b इक्वल टू ऊपर हो जाएगा 40
√3 इंटू √3 प्लस 1 और नीचे हो जाएगा √3² 3 माइनस 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 40 √3 प्लस 1/2 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 20। तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 √3 प्लस 1। b मतलब हाइट ऑफ द टावर निकल गया हमारा 20 √3, ठीक है। तो इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, अगर आगे कैलकुलेट करेंगे तो बन जाएगा। तो b का वैल्यू b ही निकालना था, हाइट ऑफ द टावर ही तो निकालना था, निकल गया। इसको और हम लोग सॉल्व कर सकते हैं आगे, ठीक है। जितना मैथ सीखे हो सबका यूज हो रहा है, ठीक है। तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 बाहर में रहेगा, हम √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो √3 इंटू √3 3 हो जाएगा और प्लस इसमें √3 हो गया। तो क्या हो जाएगा 20 इंटू 3 प्लस 1.732 हो जाएगा √3 का वैल्यू। 20 इंटू 3 4 हो जाएगा 4.732। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तब होगा 4 हो गया, 6 हो गया, 14 दुनिया 8 9 1 0 1 2 3 तो हो गया 4.64। तो हो गया हाइट ऑफ टावर कितना हो गया 94.64 मीटर। ये हो गया आंसर, ठीक है। कैलकुलेशन थोड़ा देख लेना, हो सकता है कहीं कुछ मिस्टेक हो तो ठीक कर लेना, ठीक है। बाकी प्रोसेस जो है वो तो समझने की चीज़ है, समझ लेंगे, ओके। तो हम लोग अब एक क्वेश्चन ले कह रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 45 डिग्री। मान लेते हैं कि एरोप्लेन अभी यहाँ पर है, ठीक है। इस पॉइंट ए पर जो है एरोप्लेन है, यहाँ पर एरोप्लेन है। इस एरोप्लेन को हम ज़मीन से देख रहे हैं, ये जो है ग्राउंड है, ये जो है ग्राउंड है। ग्राउंड पर कोई एक पॉइंट ले लेंगे, ठीक है। और ये एरोप्लेन जो है ना, ये जो एरोप्लेन है ये ज़मीन से कितने पर हाइट पर है, ये ज़मीन से जो है 2500 मीटर हाइट पर उड़ रहा है, ज़मीन से 2500 मीटर पर उड़ रहा है। और कहता है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम एन पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 45 डिग्री। मान लेते हैं कि ग्राउंड पर ये पॉइंट है, यहाँ से हम जो है एरोप्लेन को देख रहे हैं, है ना। यहाँ पर हमारा आँख है, यहाँ से हम लोग देख रहे हैं। ये हॉरिजॉन्टल हो गया, यहाँ से एरोप्लेन को देखिए तो ये हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये है 45 डिग्री। ये कितना है 45 डिग्री है, ठीक है। उसके बाद बोलता है कि एरोप्लेन जो 2500 मीटर ऊंचाई पर उड़ रहा है, यानी यहाँ से यहाँ तक का जो ऊंचाई है वो 2500 मीटर है, ठीक है। तो हाइट ले लेते हैं, ए हो गया ना, तो ये हाइट को हम ए भी बना लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग पॉइंट सी दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पर आई है तो यहाँ पर एक पॉइंट सी दे देते हैं, ठीक। फाइंड द स्पीड ऑफ द एरोप्लेन। क्वेश्चन में कुछ छूट गया है, लेट मी सी। क्वेश्चन में कुछ करेक्शन किया गया है, जरा देख लो करेक्शन, ये छूट गया था। आफ्टर फ्लाइंग फॉर 15 सेकेंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, है ना। आफ्टर फ्लाइंग 15 सेकेंड द एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्री। मतलब पहले एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री था, 15 सेकेंड उड़ने के बाद इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री हो जाएगा। तो मान लेते हैं 30 डिग्री हो रहा है ना, पहले 45 था एंगल ऑफ एलिवेशन और अब हो रहा है 15 सेकेंड उड़ने के बाद उसका एंगल ऑफ एलिवेशन हो रहा है 30 डिग्री। इसका मतलब है कि उस पॉइंट से दूर जा रहा है, तब तो एंगल छोटा होगा ना। एंगल के पास आएगा तो एंगल बढ़ेगा, है ना। जैसे ये पॉइंट है, यहाँ से देख रहे हैं अभी 45 डिग्री है एंगल ऑफ एलिवेशन, तो
इस पॉइंट से अगर इधर जाएगा तब तो एंगल ऑफ एलिवेशन घटेगा, और अगर इस पॉइंट से इधर आएगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ेगा, मतलब एंगल बढ़ता जाएगा। तो एंगल यहाँ घट रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन घट रहा है। इसका मतलब क्या है कि जिस पॉइंट से हम देख रहे हैं उस पॉइंट से वो दूर जा रहा है। इसका मतलब एरोप्लेन इधर जा रहा है। तो एरोप्लेन मान लेते हैं कि ये 15 सेकंड में यहाँ पहुँच गया, यहाँ से बी, ठीक है। 15 सेकंड में वो ए से बी पर पहुँच गया। 15 सेकंड में एरोप्लेन जो है ए से बी पर पहुँच गया। पहले एरोप्लेन यहाँ था, अब एरोप्लेन यहाँ आ गया, ठीक है। 15 सेकंड में एरोप्लेन ए से बी पर पहुँच गया। अब हम बी का एंगल ऑफ एलिवेशन देखेंगे, ठीक है। बी का एंगल ऑफ एलिवेशन देखेंगे, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन ये कितना हो गया, कम हो गया, 30 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन पहले कितना था 45, अब कितना हो गया 30 डिग्री हो गया। एंगल ऑफ एलिवेशन घट गया, ठीक है। अब इसको हम लोग मिला देंगे तो एक ट्रायंगल बन जाएगा, ट्रायंगल बन जाएगा, इसलिए इसको हम मिला देते हैं। तो ये हाइट चूँकि 2500 मीटर है, तो ये भी हाइट होगा 2000 मीटर, क्योंकि दिया हुआ है इफ द एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 2500 मीटर, मतलब एरोप्लेन जो 2500 मीटर के ऊपर उड़ रहा है। धरती से, अर्थ से 2005 मीटर ऊंचाई पर एरोप्लेन उड़ रहा है। पहले ए के पास था, जब पहला बार एरोप्लेन को देखे तो ए के पास था, तो वहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन 45 हुआ था। और 15 सेकंड के बाद जब उस एरोप्लेन को देखते हैं तो वो बी पर पहुँच गया, तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 30 डिग्री हो गया, है ना। जहाँ से हम देख रहे हैं वहाँ से अगर एरोप्लेन दूर जा रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन डिक्रीज करता जाएगा, और जहाँ से देख रहे हैं अगर एरोप्लेन उधर ही आ रहा है, उस पॉइंट के तरफ ही आ रहा है, तब एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ जाएगा। ध्यान रखना है कि जो आदमी देख रहा है एरोप्लेन को, अगर एरोप्लेन उससे दूर जा रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन डिक्रीज करता जाएगा। लेकिन अगर वही एरोप्लेन अगर उस आदमी की तरफ आ रहा है जिधर खड़ा है वो, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर क्या एंगल ऑफ एलिवेशन 45 से 30 हो रहा है, इसका मतलब उस आदमी से वो दूर जा रहा है एरोप्लेन, इसलिए ए से बी की तरफ एरोप्लेन जाता हुआ मैंने दिखाई दिया, ठीक है। एरोप्लेन इधर गया, ठीक है, ओके। अब हमारे पास जो है ट्रायंगल बन गया, सी दे दिए हैं, अब यहाँ डी दे देते हैं तो बन जाएगा। तो कहता है फाइंड द स्पीड ऑफ द एरोप्लेन। एरोप्लेन का स्पीड निकालने बोल रहा है कि ये ए है और ये बी है। एरोप्लेन यहाँ से यहाँ गया 15 सेकंड में। एरोप्लेन कहाँ से कहाँ गया 15 सेकंड में, ए से बी पर गया, यानी ए बी डिस्टेंस 15 सेकंड में ये डिस्टेंस कवर किया ए बी, यानी ए बी डिस्टेंस हमको पता करेंगे और डिस्टेंस को हम टाइम से डिवाइड कर देंगे तो स्पीड हो जाएगा। तो यही डिस्टेंस है ना, तो हमको ये डिस्टेंस हमको पता करना पड़ेगा। यही डिस्टेंस कवर हुआ है, यहाँ टाइम दिया हुआ है तो हमको डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो हम डिस्टेंस को अज्यूम कर लेते हैं ए बी इक्वल टू एक्स। तो हम इस ए बी को हम मान लेते हैं एक्स, ए बी को एक्स मान लिए, ठीक है। ये डिस्टेंस है, इस ए बी को हम एक्स मान लिए, ठीक है। डिस्टेंस जो कवर किया ए बी उसको हमने एक्स मान लिया, तो ये इसके पैरेलल है तो ये भी एक्स हो जाएगा। ये 2500 है तो ये 2500 हो गया, ठीक है। तो हमने इसको x मान लिया तो ये भी x हो गया। अगर हम ये बी डी निकाल लें तो ये भी निकल जाएगा, बी डी इक्वल टू ए बी, है ना। और ए बी इक्वल टू बी डी इक्वल टू एक्स होता है। उसी ए बी कहाँ से हो गया, ए बी इधर भी संभव नहीं है ना, ये तो गड़बड़ हो गया। तो यहाँ भी इसको ए बी नहीं मानते, ए बी इसको मान लेते हैं सी, इसको मान लेते हैं डी और इसको मान लेते हैं ई, ठीक है। अब ठीक हो गया। अब ए बी को एक्स मान लिए तो ये सी डी भी एक्स हो जाएगा। ए बी इक्वल टू सी डी, ए बी इक्वल टू सी डी इक्वल टू एक्स हो गया। उसी तरह से ए डी इक्वल टू बी सी कितना हो गया 2500 मीटर हो गया। ये x हम मान लिए, हमको इस x का वैल्यू निकालेंगे। तो इस x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, हम पूरा निकाल लेंगे। एक ट्रायंगल यहाँ है तो इसके हेल्प से ये वैल्यू निकाल लेंगे, और उसके बाद हम इस पूरा का वैल्यू निकाल लेंगे इससे,
तो यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू जो है हम मान लेते हैं वाई ए। ठीक है, तो हमने क्या किया, सी डी, ठीक है, सी डी का वैल्यू निकाल लेते हैं। सी डी का वैल्यू तो हम लिख ही दिए एक्स ई सी, ठीक है, या सी ई लिखते हैं। सी का वैल्यू कितना हमने मान लिया, वाई, तो हम इस वाई का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, और ये वैल्यू इसको मान लेते हैं, ये वैल्यू भी हमको मानना पड़ेगा। इसको हमने x मान लिया तो इसको हम y मान लेते हैं। ठीक है, इसको हम लोग z मान लेते हैं, तो सी को z मान लेते हैं और डी को y मान लेते हैं। इतना चीज हमने अज्यूम कर लिया। निकालना है हमको ए बी, तो ए बी निकालने के लिए हमको ये सी डी निकालना होगा। हमको दो राइट एंगल ट्रायंगल मिल रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए ई डी, दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल है बी ई सी। बस हमको राइट एंगल ट्रायंगल आइडेंटिफाई कर लिया तो अपने आप बन जाएगा। इन राइट एंगल ट्रायंगल ए ई डी, ए ई डी, ठीक है, ए ई डी, एंगल ई कितना है 45 डिग्री, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस और ये बेस हो गया, तो tan 45 ले लेंगे। ठीक है, tan 45 डिग्री हो गया। इसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया, ए डी बाय डी ई। tan 45 1 होता है, ए डी कितना है 2500 और डी ई को हमने अज्यूम कर लिया है वाई। ठीक है, तो हमारे पास y इक्वल टू आ गया 2500, ये एक इक्वेशन हो गया। अब इस ये वैल्यू हमको मिल गया। ठीक है, फिर लेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल बी ई सी, बी ई सी, बी ई सी, इसमें एंगल कितना है 30 डिग्री है, हम कितना लेंगे tan 30। क्यों लिए 10, क्योंकि इसके सामने परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और ये बेसिक डिस्टेंस है। इसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गया BC और बेस डिस्टेंस क्या हो गया CE। अब tan 30 क्या हो गया भाई, 1/√3 होता है tan 30। BC कितना है 2500 और C को हमने Z मान लिया, C को हमने Z मान लिया है। ठीक है, तो Z का वैल्यू निकल गया। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, Z इक्वल टू, ये उधर जाके गुना होगा 2500√3, ये दूसरा इक्वेशन हो गया। Z का वैल्यू निकल गया, उसमें हम इसको माइनस कर देंगे y को। ठीक है, तो हमको निकालना है सी डी। अब डायग्राम देखिए। ठीक है, तो डायग्राम जब देखेंगे डायग्राम निकालना होगा हमको सी डी, तब ना ए बी निकलेगा। तो सी डी इक्वल टू क्या निकलेगा, सी डी इक्वल टू क्या है एक्स है, सी डी इक्वल टू एक्स है। ठीक है, तो सी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमको निकालना तो वही है, डायमेंशंस की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, सी डी इक्वल टू, ये सी डी हमको निकालेंगे तब हमको ए बी निकल जाएगा। तो सी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा सी ई। सिंपल है, नहीं तो हम एक चीज और सकते हैं ना। अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक z है, यहाँ से यहाँ तक z है, तो y के बदले
हमको इसको y नहीं मानना था, ये z जब हम यहाँ से हम मान ही लिए थे, ठीक है, तो हम इसको मान लेते, तब ये x माइनस कर देते, ये z माइनस एक्स निकलता, z माइनस एक्स हो जाता ना, ठीक है। तो y जिसको हम माने वो क्या होगा, z माइनस एक्स, ठीक है, z माइनस एक्स हो जाएगा। तो ये जो डी ई है ये z माइनस एक्स हो गया, ठीक है, z माइनस एक्स। तो ये निकलेगा z माइनस एक्स इक्वल टू 2500। अब देखिए कि यहाँ पर z का वैल्यू मिल गया, इस z के वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे तो x का वैल्यू निकलेगा कि नहीं, या इससे हम z का वैल्यू निकाल लेते हैं। इससे हम z का वैल्यू z इक्वल टू 2500 प्लस x, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1। अब दोनों जगह z का ही वैल्यू आ गया, इक्वेशन 1 में भी इक्वेशन 2 में भी। तो ये और ये इक्वल हो गया कि नहीं, हाँ, 2500 माइनस एक्स इक्वल टू प्लस एक्स इक्वल टू 2500√3, यही हो गया। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2500√3 माइनस 2500, तो ये हो जाएगा 2500√3 माइनस 1, ठीक है। तो 2500 ये हो गया 1.732 माइनस 1, ठीक है। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 2500 इंटू 0.732, ठीक है। तो x का वैल्यू निकल गया हमारा बहुत आसानी से, और जब x का वैल्यू निकल गया तो आराम से हम बना सकते हैं। इस दोनों को जब हम गुना करेंगे तो ये आएगा 1800, ये आ जाएगा हमारा 1830 मीटर। x का वैल्यू आ गया 1830 मीटर, ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ बताते हैं, तो x का वैल्यू निकल गया। अब हमको स्पीड निकालना है, अब हमको क्या निकालना है, स्पीड। तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस कितना है भाई, डिस्टेंस कितना कवर किया है, डिस्टेंस ए बी कवर किया है ना, डिस्टेंस जो है ए बी है, और टाइम कितना लगा है, टाइम को t लिख देते हैं, ए बी के बदले क्या लिखेंगे, x बाई टी। x का वैल्यू कितना आ रहा है, 1830 मीटर, और टाइम कितना है 15 सेकेंड। अब इसको हम लोग कैलकुलेट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अगर हमको चाहिए किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना हो तो हम और इसको कैलकुलेट करेंगे। अगर इसको किलोमीटर पर आवर में कैलकुलेट करना होगा तो ये 1830 मीटर है, इसको किलोमीटर बनाना है तो 1000 से डिवाइड कर देंगे। 1830 बाय 1000, ये किलोमीटर हो गया। अब ये 15 सेकेंड है, सेकेंड को अगर आवर में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, 60 इंटू 60 से डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा, उलट जाएगा, 60 इंटू 60 बाय 15 आवर हो गया, किलोमीटर पर आवर आ जाएगा, है ना। आवर नीचे होगा ना, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको हम थोड़ा, चलो ठीक है, डायग्राम तो आप लोग समझ ही गए, तो डायग्राम में तो हम मिटा देते हैं। तो आगे बढ़ जाएंगे। अब ये क्या होगा, 15 किलोमीटर हो गया। अब देखो यहाँ पर करना क्या है, 1800 है, इसको 1830 मीटर है,
उसको हम जो है 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा किलोमीटर, और डिवाइड कर नीचे है 15 सेकेंड, नीचे क्या है 15 सेकेंड है, तो 15 को जब हम 60 × 60 से डिवाइड करेंगे तो ये आवर हो जाएगा। अब ये सारे को कैलकुलेट करेंगे 1830 बाई 1000 इंटू 60 × 60 बाई 15 किलोमीटर पर आवर। अब इसको आप कटा उटा करके पूरा कैलकुलेशन कर लेंगे तो फाइनली जो आएगा आपका 439.2 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड हो गया एरोप्लेन का। ठीक है, तो इस तरह से कैलकुलेशन करेंगे और बना लेंगे। ओके, तो इस तरह से हम लोग जो है थोड़ा ध्यान रखेंगे कैलकुलेशन में, डायग्राम के हिसाब से सब काम करेंगे। जहाँ जो उसी हिसाब से डायग्राम परफेक्ट बन गया तो ट्रिग्नोमेट्री का हाइट एंड डिस्टेंस का बन जाता है, इसलिए ध्यान रखना है उसका। ओके, हैव अ नाइस डे।